नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। एसबीएस क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक नए चैप्टर लेके आए हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके 2024-25 आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक। और उसके अंदर भी आपको कृषि क्षेत्र में वृद्धि और विकास आज हम पढ़ेंगे। पूरा का पूरा बजट 2024 के आधार पर और नवीनतम 2024 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर ही है। और इसका हमने नाम दिया चलते चलते रे पढ़ ले भाई। बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है और बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं। चलिए हम इस क्लास में पूरा जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए कृषि में वृद्धि और विकास की, तो पहला ही दिया हुआ है अभी, कृषि को प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कृषि है उसको पहली यानी प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर लिखा है कृषि में फसलें, पशुपालन, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन आदि को भी शामिल किया जाता है। यानी पशुपालन है, कृषि वानिकी है और मत्स्य पालन है, इनको कृषि के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत ही से माना जाता है। और कृषि है वो राज्य सूची का विषय भी, कृषि है वो अपने एक राज्य सूची का विषय है। अगर हम कृषि जनगणना की बात की जाए तो कृषि जनगणना सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा की जाती है, जो प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर, हर 5वें साल ये की जाती है, प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर ये की जाती है। अगर बात की जाए पहली जनगणना की तो पहली जनगणना 1970-71 में हुई थी। और पीछे की बात की जाए तो पीछे वर्ष 2015-16 में 10वीं जनगणना हुई थी, यानी 10वीं कृषि जनगणना हुई थी, 10वीं कृषि जनगणना हुई थी। अगर जीडीपी में योगदान की बात की जाए, जीडीपी की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी का पूरा नाम है भी सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में योगदान यानी वर्तमान 2023-24 की बात की जाए तो 17.66, यानी अगर वर्तमान की बात करें हम तो 17.66% इसका योगदान। और अगर 1950-51 की जब स्टार्टिंग की बात करें तो उस समय कृषि का जीडीपी में योगदान था 59%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि जीडीपी में कृषि का योगदान अगर वर्तमान का पूछ लिया जाए 2023-24 का तो 17.66 है। अगर 1950-51 का पूछा जाए तो 59% है। यानी जीडीपी में योगदान ये आपको बता ही दिया था, ये इंपॉर्टेंट चीज। अगर 2022-23 की बात की जाए तो उस समय 18.3% कृषि का योगदान जीडीपी में था और अब है 17.66। हमारी ये आगे दिया आपको 2023-24 के न्यूनतम आंकड़े, यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों दिए हैं और ये तीनों ही हमारे टॉपिक हैं, तीनों ही लगते हैं। अगर ये इसको डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, जैसा भी डायग्राम बना है। अगर कृषि की बात की जाए तो कृषि में 17.66% कृषि का जीडीपी में योगदान है। अगर उद्योग में भी बता दें, पर यहाँ भी डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। अगर उद्योग की बात की जाए तो 27.26% उद्योग का है और सबसे ज़्यादा है वो सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का है 54.72% सेवा क्षेत्र का है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है 2023-24 के नवीनतम आंकड़े के आधार पर। अगर कृषि की बात की जाए तो 17.66% है कृषि का जीडीपी में योगदान, और उद्योग का 27.62% योगदान है। और सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 54.72% है। अगर कृषि का रोजगार की बात की जाए तो कृषि का रोजगार वर्तमान में 54% जनसंख्या का कृषि का रोजगार है, जो 1950-51 में 70% था, जो अब 54% है। यानी कृषि में अपने कितने लोगों को रोजगार मिला, तो 54% जनसंख्या को कृषि में रोजगार मिला हुआ है वर्तमान में 2023-24 की बात की जाए। तो 1950-51 की बात की जाए तो उसमें 70% था। बात की जाती है अगर आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र 42.3 आबादी को आजीविका प्रदान करती है। अगर अब बात करें हम 2023-24 की तो कृषि क्षेत्र वो 42.3 आबादी, यानी कुल आबादी का 42.3% आबादी को अब भी आजीविका प्रदान करती है। और 2023 के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर देखी जाए
तो वृद्धि क्षेत्र 1.4% यानी कि वृद्धि क्षेत्र, यानी 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर की बात की जाए 1.4% है। वर्ष 2023-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन रहा था। अगर बात की जाए 2023-24 के खाद्यान्न उत्पादन की तो वो 328.8 मिलियन टन रहा था। अगर बात करें दूध, दाल और मसाला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। यानी भारत का प्रथम स्थान किस किस में आता है? दूध में, दाल में और मसाला में भारत का प्रथम स्थान है। अगर बात करें चावल, कपास, गेहूं, फल, सब्जियां और गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। यानी भारत का बात करें तो चावल, कपास, गेहूं, फल, सब्जियां और गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगर इस बात करें 2024 में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया था। 2024 में केंद्र सरकार ने कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा था। तो जो 1.52 लाख करोड़ का क्या बजट रखा था, उसको हम बजट की बात कर लेते हैं, कृषि बजट 2024 की। और इस कृषि बजट था, इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों की आय को दोगुनी करना। यानी किसानों की आय थे उसको दोगुनी करना, इसका उद्देश्य तो था कृषि किसानों की आय को दोगुनी करना। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन को 20% बढ़ाया गया है। यानी कृषि और उससे संबंधित जो भी है क्षेत्र है उसके लिए जो बजट दिया गया है उसका आवंटन में 20% उसको बढ़ाया गया है। यानी कुल आवंटन में 20% तक इसको बढ़ाया गया है। अगर इसी बजट की बात की जाए तो बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 6,000 रुपये मिलते हैं, वो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता जारी रखने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी बजट 2024 में किसानों को 6,000 रुपये जो सहायता राशि दी जाती है उसके लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और अब अगर बात करें राजस्थान में सीएम भजनलाल की, तो यानी अब बढ़ाकर राज्य सरकार ने इसको 8,000 कर दिया। यानी 6,000 तो केंद्र सरकार द्वारा दे ही है, 2,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा भी और दिए जाएंगे, वो राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, यानी भारत की बात चल रही है। तो भारतीय केंद्र बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो इस पीएम किसान योजना के लिए किया गया है। इस योजना से संबंधित बात करें तो इस योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत है वो 24 फरवरी 2019 को हुई थी। यानी इस योजना औपचारिक रूप में 24 फरवरी 2019 को है, लेकिन प्रभावी यह योजना 1 दिसंबर 2018 से हुई है। यानी ये योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इन किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। यानी अगर बजट ये संबंधित योजना संबंधित मानो या बजट से संबंधित किसी भी कह सकती है, बजट से संबंधित बात बताइए आपको। 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 24 फरवरी 2019 को ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च हुई थी, लेकिन ये प्रभावी 1 दिसंबर 2018 से हुई थी और इसका उद्देश्य किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। बजट की बात की जाए, जलवायु प्रतिरोध विकास, बीजों के विकास और वितरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। यानी जलवायु प्रतिनिधि बीजों के विकास और वितरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। हम कुछ प्रमुख कृषि परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। यानी प्रमुख कृषि परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। सबसे पहली योजना है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम कितना मूल्य है उसके लिए भारत सरकार ने 2024-25 में 24 न्यूनतम फसल मूल्य तय किए, फसलों का मूल्य तय किया है। पहले ये 22 फसलों पर था। खैर वर्तमान में 24 फसलों पर एमएसपी लागू है। यानी वर्तमान में 24 फसलों पर एमएसपी लागू है, लेकिन ये इससे पहले 22 फसलों पर था। 22 में से 14 खरीफ की फसल आती थी, 6 रबी की फसल आती थी, 2 अन्य वाणिज्यिक आती थी। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2024-25 में कितनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो 24 फसलों पर है।
ये पिछली बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कितनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो उस समय 22 था, लेकिन वर्तमान में ये 24 फसल हो गई है। 22 पहले 22 फसलों पर कौन कौन सी पर था, तो वो थी 14 फसलें खरीफ की थी, 6 रबी की और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें आती थी। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसे CACP द्वारा निश्चित किया जाता है, वो कहते हैं एमएसपी किसके द्वारा लागू की जाती है, एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग है जिसे हम CACP कहते हैं, इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। और ये आयोग है कृषि लागत और मूल्य आयोग। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। अगर कुछ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए तो जैसे गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये क्विंटल है, यानी गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये क्विंटल है। अगर बाजरा की बात की जाए तो बाजरा का 2625 रुपये क्विंटल है। अगर मक्का की बात की जाए तो मक्का का 2225 रुपये क्विंटल है। अगर धान की बात की जाए तो 2300 रुपये क्विंटल है। जी हाँ साथियों, ये बात 2024 के बजट के अनुसार और 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रही है। ये समर्थन मूल्य जो वर्तमान का है 2024 का, ये वर्तमान का यानी समर्थन मूल्य क्या क्या है वो बताया गया है। गेहूं का 2425 है, बाजरा का 2625 है, मक्का का 2225 है और धान का 2300 रुपये प्रति क्विंटल है। आगे नोट लगाकर एक इम्पोर्टेंट चीज़ लिखिए, क्यों लिखी वो भी बताऊंगा। कि 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग था, उसका चेयरमैन था स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग चेयरमैन ने सुझाव दिया कि फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। ये कहना चाह रहा है, मान लो किसी फसल की लागत 10,000 रुपये, तो उससे 50% ज़्यादा और होना चाहिए, मतलब उसका मूल्य 15,000 रुपये के अनुसार होना चाहिए। और ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों स्वामीनाथन जी की मृत्यु हुई थी, इसी कारण ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 नंबर पर बात करें योजना की, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी जिसे इनाम योजना कहा जाता है, इनाम योजना, इसकी शुरुआत है वो 2016 में हुई थी। यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और ये फरवरी 2024 तक 1389 मंडियों को इनाम पोर्टल पर जोड़ दिया गया था। यानी 2024 फरवरी तक की बात करें तो 1389 मंडियों को इस राष्ट्रीय कृषि बाजार से इनाम देता है, इनाम ये पोर्टल था, इस पर जोड़ दिया गया था। और दिसंबर 2022 तक यानी 1.7 करोड़ से अधिक किसान इस पोर्टल पर पंजीकृत हो गए थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना कहा जाता है, इनाम पोर्टल कह सकते हैं। इस इनाम पोर्टल की शुरुआत 2016 में हुई थी। फरवरी 2023 तक 1389 मंडियों का इस पर अपडेट कर दिया गया था, मंडियों को यहाँ पोर्टल पर जोड़ दिया गया, अपडेट कर दिया गया था। और दिसंबर 2022 तक 1.7 करोड़ से भी अधिक किसानों इस पोर्टल पर पंजीकृत हो गए थे। 3 नंबर योजना आ जाती है PM प्रणाम योजना। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि पक्की योजना पहले पूछी भी जा चुकी है, लेकिन ये योजना अभी शुरुआत हुई थी। PM प्रणाम योजना ये केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। यानी केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी और 28 जून 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में मंजूरी मिली थी इसको। यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में इसको मंजूरी मिली थी और इसका उद्देश्य था राज्यों को वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी इस योजना का उद्देश्य क्या था, राज्यों को वैकल्पिक गैर रासायनिक और उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और PM प्रणाम योजना इसका अर्थ क्या है, अर्थ है धरती माता की उर्वरकता की बहाली। धरती माता की उर्वरकता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार, ये इस योजना का अर्थ है। PM प्रणाम योजना इसका अर्थ ये है। इनका उद्देश्य था राज्यों को वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी और 28 जून 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में इसको मंजूरी मिली थी। अगर आगे बात की जाए घर घर KCC अभियान, केंद्र सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया था जो 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक चलाए गए थे। घर घर KCC अभियान
1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक चलाया गया था। अगली योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे हम PMKSY भी कहते हैं। इस योजना का लक्ष्य था हर खेत को पानी देना, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका लक्ष्य था हर खेत को पानी देना। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। और केंद्र व राज्य सरकार की हिस्सेदारी की बात की जाए तो केंद्र सरकार का 75% इसमें और राज्य सरकार का 25% इसमें है। अगली योजना की बात की जाए तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना आपको पता भी होगा, पहले डाक द्वारा घर घर ये कार्ड आ जाते थे, हर साल इसका कार्ड आता था। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 19 फरवरी 2015 को। यानी इस योजना का मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो प्रारंभ है 19 फरवरी 2015 को हुआ था। और सूरतगढ़ यानी गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील में PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका किया था। यानी इसका प्रारंभ है या शुभारंभ कह सकते हैं या इसका उद्घाटन कह सकते हैं 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का ध्येय वाक्य क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। यानी ध्येय वाक्य जरूर पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एग्जाम में डेट वगैरह कम पूछी जाती है, जिसका अलग मैटर होता है, ज़्यादा पूछा। इसका ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा, ये पूछा जा सकता है। इसका व्यय कितना है? इन केंद्र सरकार द्वारा 75% इसका व्यय होता है और राज्य सरकार द्वारा 25% इसका व्यय किया जाता है। उद्देश्य, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था? मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर पोषक तत्वों को भरपाई करना या बढ़ाना। मतलब मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करके बताना भी इसमें ये कमी है, फिर पोषक तत्वों को उस भूमि में बढ़ाना, ये इस योजना का उद्देश्य था। योजना प्रारंभ 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। और इसका ध्येय वाक्य है स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका व्यय 75% केंद्र सरकार करती है और 25% राज्य सरकार करती है। उद्देश्य मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर पोषक तत्वों को बढ़ाना। आगे बात की जाए तो सौर कृषि परियोजना। यह योजना, इस सौर कृषि परियोजना जो 2024 में स्टार्ट हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई परियोजना उपलब्ध कराना। यानी किसानों को सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई परियोजना उपलब्ध कराना। और सौर ऊर्जा पंपों पर 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। यानी आधा रुपये है वो सरकार द्वारा व्यय किए जा रहे हैं, आधा पेमेंट है जो किसान को व्यय करना पड़ रहा है। लास्ट है योजना जिसकी बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। नाम तो सभी ने इसका सुना होगा और अभी फिलहाल में चल भी रहा है। यानी से इसके इम्पोर्टेंट तथ्य भी किसान नामांकन मामले में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। और प्राप्त प्रीमियम के आधार पर बात की जाए तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी योजना है। यानी जो पेमेंट आता है किसानों द्वारा उसके मामले में बात की जाए तो तीसरी बड़ी योजना है। और किसान नामांकन कितने किसान जुड़े हैं उस मामले में बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। इसका प्रारंभ हुआ था 13 जनवरी 2016 को। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 13 जनवरी 2016 को। और ये किसानों से रबी पर 1.5% प्रीमियम लिया जाता है, खरीफ पर 2% लिया जाता है, बागवानी और वाणिज्य पर 5% वे किसानों से लिया जाता है। बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार खुद अपने पास से इस पेमेंट को कंपनी को भुगतान करता है। इन जो जितना प्रीमियम होता है उसका केवल 1.5% रबी की फसलों पर किसानों से लिया जाता है, खरीफ की फसलों पर 2% लिया जाता है और बागवानी फसलों पर ये 5% लिया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके यानी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज हमारी कृषि की क्लास हो गई है। नेक्स्ट क्लास हम उद्योग की लेकर आने वाले हैं। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अगले वीडियो में आपको बता सकें। कोई कमी है तो भी बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।